हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ये वीडियो दोस्तों उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर एई की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता है अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, एसएससी जेई 2020 में होने वाला है, जो 2021 में एग्ज़ाम होगा आपका। साथ ही राजस्थान का एग्ज़ाम आएगा। उसके अलावा पीजीसीआईएल, जितने भी आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम होंगे, जितने भी होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जितने भी स्टूडेंट्स हैं गाइज, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अंत में यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अदर वीडियो से भी आप कनेक्टेड रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि और भी कनेक्टेड हो सकें। तो बिना देरी किए दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया। आज की हमारी इस वीडियो में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख पाएंगे आप, स्क्रीन पर है गाइज। द मेन पर्पज ऑफ ओएल इन एन ओएल सर्किट ब्रेकर। अगर हम एक ओएल सर्किट ब्रेकर में, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसमें जो पर्पज होता है ओएल का वो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मूवेबल एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स। साथ ही ऑप्शन बी आपके लिए एक्सटिंग्विश द आर्क डेवलप्ड अक्रॉस द कॉन्टैक्ट, या फिर मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को, या फिर सर्व एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं, जितने भी आपको आते हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें आपके, तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो आपका सर्किट ब्रेकर में ऑयल होता है गाइज, वो आर्क को एक्सटिंग्विश, आर्क को जो है खत्म करने का काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही मैच करेगा। एक्सटिंग्विश द आर्क डेवलप्ड अक्रॉस द, जो कॉन्टैक्ट होते हैं सर्किट ब्रेकर के, उनके अक्रॉस जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमाइज या फिर बिल्कुल एक्सटिंग्विश खत्म करने का काम करता है जो ऑयल होता है आपका। यहाँ पे बात आई है सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा वाइंड अप हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है, और जो आपका ऑयल होता है वो डाइलेक्ट्रिक इन नेचर होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी ये ऑयल होता है दोस्तों, उसको फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे ये अच्छे से डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क जो जनरेट होती है, जैसे जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो एक आर्क जनरेट होती है, और जो ये डाइलेक्ट्रिक ऑयल है ये इसमें हेल्पफुल करता है इसको एक्सटिंग्विश करने में। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द रेशो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। अगर हम एसी में बात करें दोस्तों, काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पिछले साल राजस्थान में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे सिंपल है ये। तो यहाँ पे अगर हम रेशो की बात करें तो आरएमएस अपॉन में एवरेज वैल्यू क्या होती है गाइस, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फॉर्म फैक्टर, या फिर आर्मेचर रिएक्शन, या फिर ससेप्टेंस। यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका फॉर्म फैक्टर होगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे नोट करेंगे, बिल्कुल आपका सही होगा। हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एसी की बात हुई है तो एसी वो वेवफॉर्म जो है आपकी कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे, और डीसी वेवफॉर्म जो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज नहीं करती, मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसी में जो बिल्कुल टॉप मोस्ट होता है दोस्तों, ये होता है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यूज। तो पीक वैल्यू होती है आपकी, और यहाँ पे जो अगर हम इसको, तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हैं जो आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपसे कोई भी आरएमएस वैल्यू की बात करता है तो यहाँ पे उसका मतलब है 0.707 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, और अगर कोई एवरेज वैल्यू की बात करता है तो वहाँ पे 0.637 से आपको मल्टीप्लाई करवाना। तो साथ ही फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी 1 टाइम पीरियड होती है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म फैक्टर है गाइज, यहाँ पे बात हुई है फॉर्म फैक्टर की। तो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज बीइंग द शेप ऑफ एन एसी वेवफॉर्म एंड इज द आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय द एवरेज वोल्टेज। अगर हम आरएमएस वैल्यू जो होती है आपकी 0.707 उसको डिवाइड कर दें एवरेज वैल्यू से, तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म फैक्टर निकल कर आ जाएगा। सो फॉर ए साइनोसॉइडल की अगर हम बात करें यहाँ पे, या फिर कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म भी इसको बोलते हैं, द फॉर्म फैक्टर इज गिवन एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मली अगर हम साइनोसॉइडल की बात करते हैं वो 1.11 होता है। ये वैल्यू आप डायरेक्टली याद कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं या फिर छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपको ये वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे आप इन चीज़ों को निकाल नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम साइनोसॉइडल की बात करते हैं तो उसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.11, ये आप
नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्स ए कंप्रेस्ड एयर फॉर इट्स फंक्शनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान जेईई में भी ये क्वेश्चन पिछली बार से पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। यहाँ पे मैं एक बार इनके मतलब बता दूं दोस्तों। फर्स्ट आपके सामने है ACB एयर सर्किट ब्रेकर, नेक्स्ट है ABCB यहाँ पे तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, या फिर थर्ड है OL सर्किट ब्रेकर, या फिर MCB जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सर्किट ब्रेकर है दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे आपके कंप्रेस्ड एयर को यूज करता है? तो क्या आपका सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप देखेंगे, इसका मतलब है एयर ब्रेक जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका कंप्रेस्ड एयर का जो है यूज करता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं। बात हुई है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की, तो कुछ इस तरह से होता है। तो देख सकते हैं ये जो आपके यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, दो ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं जो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आपके आर्क हॉर्न लगे होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो यहाँ पे जो है आर्क प्रोड्यूस होती है जैसे ये कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं। तो एक कॉन्टेक्ट जो है आपका दोस्तों वो स्टेशनरी होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है वो मूवेबल होता है। ये जो है दोस्तों ये मैग्नेटिक ब्लो आउट एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है जिसमें कंप्रेस्ड एयर का हम यूज करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर द आर्क इज इनिशिएटेड एंड एक्सटिंग्विश इन सब्सटेंशियली स्टैटिक एयर इन विच द आर्क मूव्स। सच ब्रेकर्स आर यूज्ड फॉर लो वोल्टेज। इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जरूर याद रखें दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये हम लो वोल्टेज के लिए अक्सर यूज में करते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हमें इतना सीखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंस्पेक्शन द कम्यूटेटर ऑफ ए DC जनरेटर वॉज फाउंड बैडली worn आउट, सैंड पेपरिंग इज ऑफ नो यूज, द बेस्ट थिंग टू डू इज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप रीड करें, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंस्पेक्शन करने के दौरान बाद में हमें पता चला कि जो कम्यूटेटर है एक DC जनरेटर का वो पूरी तरह से यहाँ पे वोर्न आउट ब्रेक हो चुका है, और साथ ही सैंड पेपर जो है उसका कोई यूज़ नहीं है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, जो कम्यूटेटर है उसे टर्न द कम्यूटेटर ऑन ए लेथ, या फिर क्लीन करना चाहिए कम्यूटेटर को, या फिर रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर आर्मेचर को ही रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा टर्न द कम्यूटेटर ऑन ए लेथ। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आंसर ये आएगा टर्न द कम्यूटेटर ऑन ए लेथ। जब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इससे आप ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात आई है DC जनरेटर की, तो थोड़ा सा सीख लेते हैं इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, और छोटा सा न्यूमेरिकल बेस भी होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो E की आपकी होती है ये 5PNZ/60 ये होता है। EMF इक्वेशन इसको बोलते हैं। DC में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, DC मोटर हो जनरेटर हो तो वहाँ पे EMF इक्वेशन जो आपकी ये रहेगी। यहाँ से अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है, A आपका क्या है, पैरेलल पाथ है दोस्तों। लैप वाइंडिंग के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो नंबर ऑफ पोल्स जो है इज इक्वल टू आपके पैरेलल पाथ होते हैं, इज इक्वल टू A होता है। और यहाँ पे अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो ये ऑलवेज 2 होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हमने ये देखा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, बेस एंड कवर्स ऑफ द वायरिंग एसेसरीज आर मेड ऑफ। तो ये यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें यहाँ पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में अगर हम आए यहाँ पे, तो वायरिंग एसेसरीज जो होती हैं आपकी उसमें बेस और जो कवर होते हैं वो किसके बने होते हैं, किस टाइप के मटेरियल के? तो इग्नेटेबल मटेरियल होता है, नॉन इग्नेटेबल, कंडक्टिव, या फिर कोरोजन रेजिस्टिव, या फिर हीट रेजिस्टिव। तो कौन सा आपका सही आंसर रहेगा? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अक्सर, और ये लास्ट टाइम भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो बेस और कवर होते हैं वायरिंग एसेसरीज में वो आपके नॉन इग्निटेबल मटेरियल के बने होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मर इन विच द सेकेंडरी वोल्टेज इज द सेम एज द प्राइमरी वोल्टेज। तो उस ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलेंगे जिसमें प्राइमरी वोल्टेज आपकी सेकेंडरी वोल्टेज के इक्वल होगी। आप सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पे आंसर करेंगे तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आइसोलेशन। हम ट्रांसफॉर्मर उसको बोलते हैं, इसको 1:1 ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को कैसे भी बन सकता है।
क्वेश्चन चेंज नहीं होते दोस्तों, लैंग्वेज बदली जाती है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात हुई है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम ए source of alternating current power to some equipment or device while isolating the power device from the power source usually for safety reasons। हम दोस्तों आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों करते हैं? नॉर्मली हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और हार्मोनिक्स को थोड़ा सा जो है रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये, और साथ ही नॉइस को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे इमेज में भी देख पाएंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसका हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का कोई यूज़ नहीं होता है अगर हम, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है, लेकिन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आपका इक्वल रखता है दोनों साइड वोल्टेज। तो हम सिर्फ इसका यूज़ अपने पर्टिकुलर पर्पज से करते हैं, इसका अदर सच में कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में जो है उनमें भी नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होंगे और यहाँ पे भी इक्वल होंगे, सेकेंडरी में भी। तो इसकी वोल्टेज भी, क्योंकि आपको वोल्टेज इक्वेशन पता है N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2 और इज इक्वल टू I2/I1, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरीज ओनली डैश इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में बात करें दोस्तों, किस टाइप का वाटर यूज़ करते हैं, पंप वाटर, डिस्टिल्ड, आप सभी को पता है हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। बैटरीज में जो हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट उनको बचाने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं जैसा कि ये ऐसे पुट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो द इलेक्ट्रोलाइट इन ए फ्लडेड डीप साइकिल बैटरी इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर का होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका एसिड और वाटर का मिक्सचर ही होता है। यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर जो हम, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, तो अगर हम यहाँ पे नोट करें कि डिस्टिल्ड वाटर ही यूज क्यों करते हैं, तो यूजिंग डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर भी इसे बोलते हैं, इज रिकमेंडेड बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम एडिशनल मिनरल्स यू वुड फाइंड इन वाटर सच एज रेगुलर टैप वाटर में जो मिनरल्स होते हैं उनसे फ्री होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पे हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एडिंग केमिकल्स एंड मिनरल्स कैन सिग्निफाई डिक्रीज द लाइफ ऑफ बैटरी। तो यहाँ पे हम लाइफ ऑफ बैटरी को इंक्रीज करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। ये आप जरूर माइंड में रखेंगे, क्यों हम यूज़ करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रेडियस ऑफ बैंड्स यूज्ड इन कंड्यूट वायरिंग शुड नॉट लेस देन डैश। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन रहेगा एंड काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया भी है ये काफ़ी बार। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7.5 दोस्तों। तो जो रेडियस होती है आपको, जो पीवीसी हम पाइप्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे इमेज में भी आप देख पाएंगे, तो ये जो बैंड रेडियस है यहाँ पे आपका, इस रेडियस की यहाँ पे बात हुई है कि रेडियस ऑफ बैंड्स यूज्ड इन कंड्यूट जो पाइप्स होती हैं उनमें शुड नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इस इमेज को ध्यान में रखेंगे और यहाँ से इसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो ये आपकी बैंडिंग होती है, ये जो बैंड रेडियस है ये 7.5 mm से कम नहीं होनी, सेंटीमीटर से सॉरी कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे ये चीज़, तो 7.5 सेंटीमीटर से ये कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है MCB, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये नोट करेंगे क्योंकि ये भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे MCB इज़ मोर रिलायबल देन, अगर हम बात करें MCB की, तो इनमें से किससे ज़्यादा वो रिलायबल है दोस्तों, स्विचेस, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर या पावर सॉकेट्स। सही आंसर होगा आपका फ्यूज से काफ़ी रिलायबल होती है आपकी MCB। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं, तो MCB का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा या ना देखा होगा, तो डिप्लोमा में आता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई टर्मिनल्स होते हैं, फ्रेम नाम आप याद कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग नॉब बोलते हैं। एक बीच में जो फंक्शन होता है मेनली इसी का सब कुछ होता है दोस्तों, ये होती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है आपके यहाँ पे जो इसको मैनेज करती है। और यहाँ पे आपका एक लोड टर्मिनल एंड आर्क क्वेंचिंग नॉब होती है और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये इसके पार्ट्स नेम है, वो भी आप नोट कर लेंगे थोड़ा माइंड में, ताकि याद करने में आपको आसानी हो और कभी आपको किसी चीज़ को रटना सा ना पड़े। जब आप
किसी चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ पे बात हुई है फ्यूज़ की, तो गाइज काफ़ी तरह के फ्यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास फ्यूज़ है, कोई आपको यहाँ पे HRC फ्यूज़ मिलेगा, ये किटकैट फ्यूज़ है। तो काफ़ी तरह के फ्यूज़ होते हैं और MCB का सर्किट हमने यहाँ पे देख ही लिया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो यहाँ से इतना ही था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है व्हेन यूजिंग ए मैगर, अगर हम एक मैगर यूज़ करते हैं तो यू मस्ट अवॉइड टचिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है दोस्तों मैगर। तो यहाँ पे पूछा गया है मैगर को यूज़ करते दौरान यहाँ पे उसकी कौन सी जो लीड होती है, ये वायर जो लीड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सी लीड को टच नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर बोथ या आइदर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होगा आइदर लीड, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव को, जिसके कारण क्या है एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, आइदर लीड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इसके बारे में देखते हैं तो द मैगर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन के प्रिंसिपल पर एक काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए यूज़ होता है, तो रेजिस्टेंस, हाई जो रेजिस्टेंस होते हैं जैसे आपके इंसुलेशन में जो यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में या फिर ट्रांसफॉर्मर बशिंग्स में, उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये और केबल्स में भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है वो आप ज़रूर माइंड में रखेंगे। मैगर का यूज़ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सिंगल कोर केबल्स आर यूजली नॉट प्रोवाइडेड विद, सिंगल कोर जो केबल होती है, सिंगल कोर केबल की बात हुई है तो उनके ऊपर शीथ नहीं होती या फिर पेपर इंसुलेशन या स्टील आर्मरिंग या रबर इंसुलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर डायरेक्ट वो एज ए कंडक्टर होता है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सिंगल कोर केबल्स जो होती हैं आपकी उन पर स्टील आर्मरिंग नहीं की जाती है। ऑप्शन सी आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। बाकी जो है इंसुलेशन तो होती है, किसी पे PVC, किसी पे पेपर इंसुलेशन या रबर, तो काफ़ी तरह की होती है। यहाँ पे हम इमेज में देख पाएंगे, अच्छे से समझते हैं। तो सिंगल कोर केबल क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोर केबल यहाँ पे कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन जो है ऐसे रैप होती है। और मल्टी लेयर की अगर हम बात करें जिसको हम केबल बोलते हैं, वो आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो एक बार हम केबल का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है। ये प्रोसेस भी पूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है होता है आपका कंडक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है लेड शीथ जो है इस पर लगाई जाती है, उसके बाद बेडिंग की जाती है, देन आर्मरिंग, देन सर्विंग। तो ये जो सर्विंग है वो लास्ट पार्ट है, एंड तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों अक्सर एग्जाम में, वो है कि कंडक्टर पर जो है हाई जो स्ट्रेस होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपके कंडक्टर सरफेस के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर बनता है। तो ये था इसके बारे में डायग्राम, वो आप जरूर नोट कर लेंगे उम्मीद है, और यहाँ से आप समझ पाएंगे। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आप अच्छे से रीड कर लें और इस एग्ज़ाम को देखें, इस क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन है 12, बेंडिंग एंगल ऑफ द हार्ड ड्रॉन बेयर कॉपर कंडक्टर फॉर ब्रिटेनिया जॉइंट। यहाँ पे ब्रिटेनिया जॉइंट की बात हुई है, वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप क्वेश्चन को रीड करें और समझें इसे एंड आंसर करने की कोशिश करें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटेनिया जॉइंट के दौरान यहाँ पर जो बेंडिंग एंगल होता है हार्ड ड्रॉन बेयर कॉपर का, वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको आंसर बताऊँ तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो यहाँ पे जो ब्रिटेनिया जॉइंट क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप देख लें, कुछ इस तरह से होता है। ये आपकी कंडक्टर ए है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंडक्टर जो है बी है। जब हम इन दोनों को कुछ इस तरह से करके और देन इनको ऐसे रैप करते हैं, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसे हम ब्रिटेनिया जॉइंट बोलते हैं। और इसके इन यहाँ पे ये देखो आप, जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 90 डिग्री। ऐसे ही इस तरफ जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री। तो ब्रिटेनिया जॉइंट के दौरान यहाँ पर जो हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर होती है आपकी, उनका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो यहाँ से ये था सीखने को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है ए सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश हैज़ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ। तो यहाँ पे एक ब्रश आपको दी गई है, सॉफ्ट ग्रेफाइट की ब्रश है, जिसका एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द करंट डेंसिटी आपको दी गई है 9 एम्पियर पर सेंटीमीटर के। अक्सर यहाँ से आपको यूनिट भी देखने को मिलती है। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं आपके, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं।
तो यहाँ से आप करंट डेंसिटी की यूनिट देख सकते हैं, वो है एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, करंट आपको निकालना है। तो वेरी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो जिसको फॉर्मूला पता है वो इजीली सोल्व कर पाएगा यहाँ पे करंट डेंसिटी का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करंट डेंसिटी क्या होती है गाइस, करंट अपन में एरिया। तो यहाँ से हमें निकालना है करंट, तो ईजिली 9 × 5 आप करेंगे तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी गाइज, यहाँ से 45 एम्पियर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। यहाँ देख भी सकते हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट बाई एरिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ए थर्मोकपल इज यूज टू मेजर। एक थर्मोकपल दोस्तों ये तो सभी को पता है टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक थर्मोकपल इज यूज टू मेजर वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस, लो टेम्परेचर या फिर प्रेशर। तो आप क्या सही आंसर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आपको सही करना होगा हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने में हम थर्मोकपल का नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है दोस्तों एक कभी न कभी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि लो टेम्परेचर हाई, तो आपको यहाँ से सीख लेना है हाई टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए थर्मोकपल का हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रजिस्टर्स। तो ये आप सभी को पता है रजिस्टर्स के हम काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, वायर बाउंड, कार्बन रेजिस्टेंस या फिर कार्बन मेटल फिल्म रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। तो ए और बी सी जो हैं आपके तीनों ही टाइप हैं रजिस्टर के, तो यहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप के आपके सामने रजिस्टर्स हैं, आप नेम रीड कर सकते हैं। फिल्म टाइप है, कार्बन टाइप है, यहाँ पे वेरिस्टर, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा एक पोटेंशियोमीटर भी होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, द वेव फॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनरेटर जो होता है, अल्टरनेटर जो होता है आपका, उससे जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर, ट्रायंगल, शॉटूथ, साइनोसॉइडल या फिर लीनियर। सही आंसर होगा आपका, याद रखेंगे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है आपकी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। जो आपका अल्टरनेटर होता है उससे हमेशा ही साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है डीसी जनरेटर में कैसी वेवफॉर्म जनरेट होगी, तो वहाँ भी याद रखेंगे दोस्तों साइनोसॉइडल ही रोटर में जनरेट होती है। उसके बाद हम कम्यूटेटर लगाते हैं जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है और हमें डीसी वैल्यू देता है। तो ये आप जरूर नोट करेंगे, हमेशा जो जनरेट होती है वो साइनोसॉइडल ही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो डोमेस्टिक वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एसी इज कॉल्ड। तो 240 जो वोल्टेज हमारे घर में नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ होती है उसको हम किस लेवल की वोल्टेज बोलते हैं, एलटी वोल्टेज, हाई टी या एचटी या फिर अर्थ न्यूट्रल लाइन वोल्टेज। सही आंसर होगा आपका लो टेंशन वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, डोमेस्टिक वोल्टेज जो होती है वो लो टेंशन वोल्टेज में काउंट होती है। अगला क्वेश्चन है, इन एन ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो बोथ रजिस्टर होते हैं एंड करंट जो है आपका जीरो होता है, रेजिस्टेंस और करंट जीरो होते हैं, या फिर बोथ रेजिस्टेंस एंड करंट जो है आपके इन्फिनिटी होते हैं, रेजिस्टेंस इज जीरो, करंट इज इन्फिनिटी, या फिर रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, करंट इज जीरो, या फिर रेजिस्टेंस अकेला ही इन्फिनिटी होता है। कौन सा आंसर सही होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ओपन सर्किट के दौरान दोस्तों आप सभी को पता है ओपन सर्किट का मतलब है वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब करंट जो है आपका जीरो होगा। तो इस कंडीशन को जो है यहाँ पे फॉलो करता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है और जो करंट है वो जीरो हो जाता है, उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। यहाँ से आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे लाइट बल्ब दिया गया है, अगर ये सर्किट ओपन है दोस्तों जैसे कि अभी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लाइट बल्ब जो आपका बंद रहेगा, बैटरी से कनेक्टेड है, ये आपका फ्यूज़ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस सर्किट को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ये क्लोज होने से जो बल्ब है ये रन करेगा, तो इसका मतलब है अभी ये ओपन कंडीशन में है। तो ये ध्यान में रखेंगे, करंट जीरो हो जाता है और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, ए वायर मेजरिंग 1 mm डायमीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 1 mm डायमीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो होगा ऑप्शन सी, 0.78 mm²। 1 mm का डायमीटर। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एस्टिमेटिंग क्वेश्चन
रहेगा ये आपका। तो यहाँ से अगर हम बात करें 0.78 mm² जो है इसका एरिया नॉर्मली हम काउंट करते हैं। यहाँ से डायमीटर है तो पाई r² करके आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। तो सिंपल है, आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द साइज ऑफ द सर्किट कॉपर कंडक्टर इज 10 square mm एंड देन द साइज ऑफ द अर्थ कंडक्टर इन GI वायर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टू लास्ट टाइम ये पूछा गया था एक एग्जाम में, इलेक्ट्रिकल के में, जेई में। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो कॉपर कंडक्टर है जिसका यहाँ पे आपको साइज दिया गया है 10 square mm। तो GI वायर में भी ये सेम रहेगा। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, 10 square mm ही रहेगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात अर्थिंग की हुई है दोस्तों, थोड़ा सा मेन पॉइंट्स जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे हमें जानने चाहिए। तो अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि रीज़न इंसान को ज़रूर पता होना चाहिए। सभी नॉर्मली एक बोलते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो आपको बताने के लिए अच्छे खासे रीजंस होने चाहिए ताकि आपकी बात से दूसरा बंदा सेटिस्फाई हो उसके। तो एक अर्थिंग क्यों करते हैं, कितने आप रीजंस उसको दे सकते हो, ये मैटर करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। तो यहाँ पे जो है शॉक से बचने के लिए या फिर जो प्रॉब्लम होती है पर्सनल को, उससे बचने के लिए भी हम यहाँ पे अर्थिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट आपके सामने है कि टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड अप्लायंस अंडर फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन में बिल्डिंग्स, मशीनरी को भी, हमारे इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए भी हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं। साथ ही नेक्स्ट है कि टू एंश्योर दैट ऑल एक्सपोज्ड कंडक्टिव पार्ट्स डू नॉट रीच ए डेंजरस पोटेंशियल। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो वो डेंजरस पोटेंशियल तक रीच कर सकते हैं, उससे बचने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड सेफ पाथ टू डिसिपेट लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट करंट। बाई चांस अगर लाइटनिंग होती है जैसे बैड एनवायरनमेंट के दौरान, वहाँ पे ये सेफ पाथ प्रोवाइड करवाता है और साथ ही काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अर्थिंग जो है वो शुड भी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि टू मेंटेन द लाइन वोल्टेज, जो है आपकी लाइन वोल्टेज होती है उसको कांस्टेंट बनाए रखती है। टू प्रिवेंट ओवर करंट और एक्सेसिव वोल्टेज ऑन द अप्लायंस और इक्विपमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सभी अर्थिंग से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। द इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो 1 इंच इन मैट्रिक में अगर हम बात करें तो सभी को पता है दोस्तों 1 इंच इज इक्वल टू 2 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे 54 सेंटीमीटर होता है। लेकिन बात है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में बात करें तो mm में पूछा गया है। तो mm में इसका आंसर क्या होगा गाइस, वेरी सिंपल है, इसको mm में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 25.4 mm विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 22 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एंड अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्कॉट कनेक्शन जो बात आई है यहाँ पे यूज़ करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में। तो स्कॉट कनेक्शन आर यूज टू ट्रांसफॉर्मर्स में जो स्कॉट कनेक्शन यूज़ किया जाता है वो क्या किस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है, सिंगल फेज टू 3 फेज या फिर सिंगल फेज टू 2 फेज या फिर 3 फेज टू सिंगल फेज या फिर स्टार कनेक्टेड प्राइमरी इनटू डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, यस गाइज, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो आपका स्कॉट कनेक्शन होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका 3 फेज कन्वर्ट इनटू 2 फेज एंड 2 फेज इनटू 3 फेज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में। स्कॉट कनेक्शन, इसको टी ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। आल्सो कॉल्ड स्कॉट कनेक्शन इज ए टाइप ऑफ सर्किट है यूज टू प्रोड्यूस, जो 2 फेज इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे 3 फेज में चेंज करता है, साथ ही वाइस वर्सा 3 फेज को 2 फेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इसका बारे में है और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्कॉट कनेक्शन से यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन बनता है, तो ये नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सभी को पता है गाइज, जो जनरेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन डी आप यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन 20, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी जो था 23 के क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात आई है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं आपका। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि डीसी जनरेटर में हमें क्या जो है वो मेजर करना होता है, नॉर्मली करंट की डायरेक्शन। तो उसके लिए हम ऑलवेज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या नोट करेंगे। एंड साथ ही अगर हमें फोर्स निकालनी होती है, जो मोटर में निकालनी होती है, उसके लिए हम
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद करेंगे। तो ये आप ध्यान से रखेंगे। इन दोनों को याद करने के लिए आप नॉर्मली अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो आपका आई जिसमें आता है वो आपका करंट को मेजर करता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें आपको लेफ्ट में एफ मिलेगा, तो जो एफ है वो फोर्स के लिए यूज़ होता है। बाकी आप अपनी तरफ से जो भी ट्रिक यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें तो क्या होता है गाइज, जो थंब होता है ये आपका यहाँ पे मोशन को शो करता है, यहाँ पे देखेंगे, और जो फील्ड है वो आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है वो शो करेगी, साथ ही जो सेकंड फिंगर होती है वो आपकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो जितने भी रूल्स हैं ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो भी सेम रहता है, बस वो फोर्स के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग जनरल पावर एंड लाइटिंग। नॉर्मली अगर हम यूज़ करें इसका मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को ही हम यूज़ करते हैं सप्लाइंग जनरल पावर और लाइटनिंग सिस्टम में जो हम यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। ऑप्शन डी आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट है, नॉर्मली बस बार शुड नॉट बी इरेक्टेड एट ए हाइट लेस देन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 2016 के एग्ज़ाम में जो है राजस्थान जेई में पूछा गया था। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो बस बार है वो आपकी मिनिमम उसकी हाइट क्या होनी चाहिए जो है लगाने की। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें वो होगा आपका ऑप्शन बी, 2.75 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो नॉर्मली बस बार शुड नॉट बी इरेक्टेड एट ए हाइट लेस देन 2.75 मीटर। तो ये आप नोट करेंगे। यहाँ पे बस बार की बात हुई है, क्या होती है बस बार इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को अच्छे से बेसिक से समझना। क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज बदल कर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बनाया जाता है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जेई लेवल तक आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एई में भी आपको काफ़ी इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कोई भी एग्जाम हो। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे और धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बस बार जो होती है वो आपकी एक मेटलिक स्ट्रिप या फिर बार होती है, टिपिकली हाउस्ड इनसाइड द। तो ये किसका पार्ट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये स्विच गियर एंड पैनल बोर्ड, स्विच गियर का पार्ट है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच गियर, पैनल बोर्ड एंड बस बार एनक्लोजर्स। तो ये आपका सबसे मेन पर्पज़ क्या फॉलो करती है यहाँ पे, तो ये हमें पर्पज़ देती है कि पावर को जो है अलग अलग वोल्टेज लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस बार कुछ इस तरह से लगी होती हैं गाइज, पैनल बार्स में ऐसे लगी होती हैं। ये एक बस बार है, ये दूसरी बस बार है और ये तीसरी बस बार है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में काम आती है। ये सर्किट 1 में है, ये जैसे सर्किट 2 में होगी, ये सर्किट 3 में होगी। तो ऐसे जो है आपकी जो है बस बार कनेक्टेड होती हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये था इसके बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ ए जीनर डायोड इज टू मेंटेन ए कांस्टेंट। जो जीनर डायोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक जीनर डायोड जो होती है वो क्या कांस्टेंट रखती है, आउटपुट वोल्टेज। बात वोल्टेज की है वो तो सभी को पता है, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज को जो है यहाँ पे कांस्टेंट रखती है। सिंबल आप जरूर याद कर लेंगे, जीनर डायोड का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आप जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करती है। फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो एज ए जनरल डायोड काम करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस है और यहाँ पे जो है रिवर्स बायस, तो ये रिवर्स बायस में ही काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे काम ये तब करती है जब इसमें एक ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन। और याद रखेंगे एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है वो आपका हायर वोल्टेज पे होता है देन जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन आपका पहले ही हो जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं और जीनर डायोड इसका नाम बना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑलमोस्ट नो चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर चेंज। अगर हम यहाँ पे बात करें इनमें से कौन सा मटेरियल है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल है जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता है, तो आप सभी को पता है मैग्नीन जो है, ऑप्शन डी देखेंगे आप, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका यूज़ बताएं तो इसका यूज़ कहाँ होता है दोस्तों, जो आपके पीएमएमसी होते हैं, मीटर्स जो होते हैं परमानेंट मूविंग कोयल मीटर्स, उनमें हम जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो भी आपके मैग्नीन के बने होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फॉस्फोरस ब्रोंज के बने होते हैं, मैग्नीन के हम यूज़ करते हैं
काफ़ी जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं चाहिए होगा टेम्परेचर के साथ। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, तो मैग्नीन के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो ये दोस्तों एक एलॉय है जो 84% यहाँ पे कॉपर का बना होता है, 12% मैग्नीज का, 4% निकल का। तो ये जो फर्स्ट डेवलप किया गया था वो एडवर्ड वेस्टन के द्वारा इन 1892 में किया गया था। मेल्टिंग टेम्परेचर बात करें तो वो 1020 डिग्री सेल्सियस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे क्योंकि मैग्नीन एक एलॉय है और इसकी कंपोजिशन जो है आपको थोड़ा सा माइंड में होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये मटेरियल है। तो यहाँ पे 84% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 4% निकल होता है, तो ये भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। तो विच मेटल इज यूज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लेड एसिड बैटरी प्लेट्स। लेड एसिड बैटरी प्लेट्स में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा मटेरियल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसकी जो प्लेट्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए। यहाँ पे सही आंसर अगर हम बात करें तो एंटीमनी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई जो आप यहाँ पे देख पाएंगे सही आंसर होगा। बात आई है एंटीमनी की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है दोस्तों। सिंबल की बात करें, एंटीमनी का सिंबल भी पूछा जाता है आपको एसएससी जेई में, जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस में होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो सिंपल है, आपको सभी को जो है नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो यहाँ से इसके बारे में आप जो है देख सकते हैं। एटॉमिक मास होता है 1 to 1.76 एंड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 630 अराउंड होता है डिग्री सेल्सियस में। एटॉमिक नंबर भी अक्सर पूछ लिया जाता है, 51 होता है एंटीमनी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है अगर हम बात करें यहाँ पे 2.05, यहाँ पे इमेज में कुछ देख सकते हैं एंटीमनी कुछ इस तरह का होता है। तो ये था यहाँ से सीखने का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर अगर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई इलेक्ट्रिक फायर जनरेट हो गई है किसी फॉल्ट के कारण यहाँ पे, तो अगर हमें उसे एक्सटिंग्विश करना है फायर को, तो हम किस प्रकार का यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। वाटर नहीं कर सकते, हेलोन, फोम, लिक्विड या केमिकल या फिर सैंड। सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल आप सभी को पता होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी इलेक्ट्रिक फायर हुई है और वहाँ पे आप पानी जाके डाल दें तो ये काफ़ी बुरा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो हम नॉर्मली यूज़ में करते हैं। क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं आप। हेलोन जो है स्टोर प्रेशर यहाँ पे हम इसमें यूज़ करते हैं और जो काफ़ी काम में लाया जाता है। इसके बारे में आप देख सकते हैं रस्ट क्लीन यूज़र फ्रेंडली होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। तो हेलोन केमिकल कंपाउंड है दोस्तों जो फायर फाइटिंग में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ए हेलोन में बी एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन है दोस्तों, ऑर्गन ऑफ हेलोजेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके अंदर जो है आपके ब्रोमीन फ्लोरीन भी जो है मिक्स होते हैं, तो इनसे आप जो मिलकर हम हेलोन बनाते हैं यहाँ पे, और जो फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है। तो यहाँ से आपको ये सीखने को मिला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ शेडेड पोल मोटर्स। शेडेड पोल मोटर्स की यहाँ पे बात हुई है दोस्तों, क्या इसके जो है यहाँ पे डिसएडवांटेज हैं। तो सही आंसर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लो एफिशिएंसी होती है, बिल्कुल सही। लो स्टार्टिंग टॉर्क, वेरी लिटिल ओवरलोड कैपेसिटी। तो यहाँ पे ए बी सी जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेंगे, तो ऑप्शन ई देखेंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। बात आई है शेडेड पोल मोटर्स की, कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं शेडेड पोल मोटर्स, यहाँ पे जो शेडेड पोल लगाए जाते हैं और उनके अंदर शेडिंग वाइंडिंग की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो अक्सर पूछा जाता है कि इनकी जो मोटर्स होती हैं ये रोटेट किस डायरेक्शन में करेंगी। तो ये ऑलवेज रोटेट करेंगी शेडेड टू अनशेडेड पोर्शन की तरफ। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है अगर ऐसी मोटर्स की हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम कैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो ऐसी मोटर्स की हम डायरेक्शन पहली बात तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक आपने मोटर बना दी है तो उस मोटर की कंस्ट्रक्शन चेंज करके ही आप उसमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इस शेडेड कोयल को अगर इस तरफ लगा देंगे, दूसरी तरफ जिस तरफ ये है उसके दूसरी तरफ इसे लगा दें, तो ही हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार अगर ये मोटर बन जाती है तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यही एक ऐसी मोटर है जिसकी डायरेक्शन हम चेंज नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेडेड जो है पोल, जो शेडेड कोयल बनाई है जहाँ पे वाइंड की है, उसकी डायरेक्शन वही दूसरी जगह लगा देंगे तो ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ AC टू DC कन्वर्टर लॉसेज आर लेस एंड एफिशिएंसी इज हायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो AC टू DC कन्वर्टर्स आपको दिए गए हैं नीचे, कौन सा है जिसमें लॉसेज आपके सबसे कम है, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा। सही आंसर होगा आपका यहाँ पे मेटल रेक्टिफायर्स, ऑप्शन डी आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। कुछ इस तरह का होता है दोस्तों मेटल रेक्टिफायर। यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें, मेटल रेक्टिफायर इज एन अर्ली टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स रेक्टिफायर है ये एक, जिसमें सेमीकंडक्टर जो है आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड या फिर सेलेनियम का होता है। तो सेलेनियम का नाम याद रखेंगे, कॉपर ऑक्साइड ही बोलते हैं। एंड दे वर यूज्ड इन पावर एप्लीकेशंस में हम इसको अक्सर यूज़ करते हैं। कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू, तो रेक्टिफायर का क्या पर्पज़ होता है, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन तो रेडियोज़ में या फिर बैटरी चार्जर्स में हम इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गाइज, काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है और हो सकता है नेक्स्ट आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें, सही आंसर होगा आपका एक वोल्टेज डिवाइडर जो बायस होती है वही आपका यहाँ पे यूनिवर्सल बायस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल बायस के नाम से यहाँ से किसको बोलेंगे, एमीटर बायस, बेस बायस। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। वन वे टू बायस ए BJT ट्रांजिस्टर इज ए मेथड कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या होता है दोस्तों, एक BJT को जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसको वन वे हम बायस करते हैं। बायसिंग क्या होती है, जब BJT को हम बैटरी लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे हम बायसिंग बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड यूज्ड वे टू बायस ए ट्रांजिस्टर। It uses a few resistors to make sure that voltage is divided and distributed into the transistor at correct level। तो ये आप इसमें इसके बारे में देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह से इसका होता है डायग्राम, जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइज। चलिए गाइज, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हमने देखा 30+ क्वेश्चंस को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ आप जल्दी से इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप नोटिफिकेशन मिल जाए और कनेक्टेड रहें। तो चलिए गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।